मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है कंडीशंस ऑफ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब फायर इंश्योरेंस जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं जो हमें देखनी हैं और उनके हिसाब से ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा। कंडीशंस को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक है इम्प्लाइड कंडीशन और एक है एक्सप्रेस कंडीशंस। इम्प्लाइड कंडीशन वो कंडीशन है जिनको हम पॉलिसी में हो सकता है मेंशन ना भी करें, तो क्योंकि इम्प्लाइड हैं इसलिए ये एक कॉमन सेंस की बात है कि ये दोनों पार्टीज़ की नॉलेज में होनी चाहिए और इसको अलग से मेंशन नहीं करने की ज़रूरत। जैसे जो सब्जेक्ट मैटर जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है वो एक्सिस्टेंस में है। ऑब्वियसली जब इंश्योरेंस किया जा रहा है तो किसी चीज़ का किया जा रहा है और वो चीज़ उस समय अस्तित्व में होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर ये क्लेम की बात जब आती है, यानी कि जब क्लेम का टाइम आता है तो जिस सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस किया गया था और डिस्ट्रॉय होने के बाद भी उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, यानी कि उसको उसके ओरिजिनल सब्जेक्ट मैटर के साथ मैच कर पाएँ कि ये वही चीज़ है जिसका इंश्योरेंस किया गया था। उसके अलावा रह गई बात इंश्योरेंस से इंश्योरेबल इंटरेस्ट की, कि जो पार्टी इंश्योरेंस करवा रही है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। दोनों पार्टीज़ के बीच में एक फेथ और ट्रस्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए। ये इम्प्लाइड कंडीशन में आते हैं। फिर हम बात करेंगे एक्सप्रेस कंडीशंस की, यानी कि जो कंडीशंस क्लियरली बताई जाएंगी, पॉलिसी के अंदर मेंशन होंगी। जैसे वॉइडेबल की बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। अगर कॉन्ट्रैक्ट के दौरान दोनों पक्षकारों में से किसी भी एक पक्षकार ने कोई भी फ्रॉडुलेंट काम किया है या कोई मटेरियल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छिपाई है, कंसील की है, तो दूसरे पक्षकार के यानी कि पार्टी के पास पूरा अधिकार है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है, यानी इनवैलिड करार दे सकता है। सीज ऑफ इंश्योरेंस, यहाँ पर पॉइंट ये है कि इंश्योरेंस जो है वो ख़त्म समझा जाएगा, इंश्योरेंस का बेनिफिट जो है वो बिल्कुल समाप्त समझा जाएगा। कब? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 डेज। 7 डेज बीतने के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ फॉल और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग की हम बात करें और बिल्डिंग का अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है या गिर गई है बिल्डिंग, तो उसके 7 दिन के बाद इंश्योरेंस का बेनिफिट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये प्रोविज़न हालांकि लागू नहीं होगा अगर ये फॉल या डिस्प्लेस्ड जो है वो बिल्डिंग के जो इंश्योरेंस है उसमें कवरेज में लिया गया है। अगर क्लॉज डाला गया है तो 7 डेज़ के बाद भी वो पॉलिसी चल सकती है, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट रहेंगी और कंपनी के साथ उसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। मटीरियल अल्ट्रेशन, यानी कि अगर कंपनी जिस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा रही है और अगर इंश्योर्ड उस पर्सन वो जो इंश्योर्ड है जिसकी प्रॉपर्टी है और वो उसमें कुछ मटेरियलिस्टिक चेंज करता है, फॉर एग्जांपल अगर वो अपने व्यापार में कुछ बदलाव ला रहा है या कोई इक्विपमेंट्स में बदलाव ला रहा है जिससे उस प्रॉपर्टी के रिस्क को बढ़ावा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली कंपनी की नॉलेज में ये बात होनी चाहिए और मे भी कंपनी शायद उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर आगे कंटिन्यू ना भी करे। तो ये डिपेंड करता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है या एक बदलाव है जो कंपनी की नॉलेज में या उनकी परमिशन के साथ होना चाहिए, यानी कि इंश्योरर को इस बात की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप अपनी एसेट में अपना इंटरेस्ट जो है किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं लेकिन वो वसीयत या कानून के अंतर्गत नहीं है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट माना जाता है और कंपनी यानी इंश्योरर जो है वो उसकी नॉलेज में इस बात को लाया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार कुछ समय के लिए फॉर मोर देन 30 डेज से ज़्यादा समय के लिए छोड़ देते हैं तो वो भी मटेरियल अल्ट्रेशन की स्थिति में आता है। यानी कि अगर हमने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और उस बदलाव की वजह से कंपनी के उस इंश्योरेंस में इंटरेस्ट जो है वो कम हो सकता है या फिर कंपनी को लगता है कि उससे कुछ लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाएगी और इससे ये एक कंडीशन है जिसको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा और कंपनी की नॉलेज में इसको लाना होगा। मरीन क्लॉज, यानी कि यहाँ पे अगर हमने उसका मरीन इंश्योरेंस भी करा रखा है अपनी प्रॉपर्टी का और अगर वहाँ से हमें क्लेम का पूरा पैसा नहीं मिला है, तो जितना अमाउंट हमें नहीं मिला है क्लेम का, वही अमाउंट हमें फायर इंश्योरेंस से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप दोनों तरह से एक्चुअल लॉस से ज़्यादा का इंश्योरेंस या कवरेज ले सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कैंसिलेशन ऑफ पॉलिसी,
दोनों पार्टीज़ अपने अपने पार्ट पर कभी भी पॉलिसी को कैंसिल कर सकती हैं। अगर इंश्योरर यानी कंपनी करना चाहती है तो वो 15 दिन का नोटिस देकर जो है वो इंश्योरेंस की पॉलिसी को कैंसिल कर सकती है और उसका प्रीमियम को जो है वो रिफ़ंड कर सकती है। और अगर इंश्योर्ड अपने पार्ट पर कैंसिल करना चाहता है और अगर समय सीमा कम है तो प्रीमियम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी वापस नहीं करेगी और वो लैप्स समझा जाएगा। ड्यूटीज़ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन की कुछ ड्यूटीज़ हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। क्या एक तो जब भी लॉस होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें तुरंत यानी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंतर्गत हमें देनी है इंश्योरेंस कंपनी को और अपना क्लेम जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर या जो भी पीरियड टाइम वो हमें बताते हैं बढ़ा देते हैं उसके दौरान हमें अपना क्लेम जो है वो सबमिट कराना है। और सबमिट कराने हैं कुछ और भी चीज़ें, जैसे अगर हमने अपनी एसेट का कहीं और से इंश्योरेंस करा रखा है तो वो इंश्योरेंस की डिटेल भी हमें देनी पड़ेगी। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि इंश्योरर हमारा जो है वो लाइबल नहीं होगा किसी भी ऐसे लॉस के लिए जो फॉर एनी लॉस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 months फ्रॉम द डेट ऑफ लॉस के 15 मंथ्स के बाद का जो लॉस होगा उसके लिए कोई मतलब अगर आपका लॉस हो गया है और आपने 15 मंथ्स तक कोई क्लेम नहीं किया है तो फिर इंश्योरेंस उस क्लेम के लिए लाइबल नहीं होगा। दूसरी बात, लाइबिलिटी अगर इंश्योरर ने डिस्क्लेम कर दी है यानी कि उस लाइबिलिटी को वो नहीं ले रहा है तो इंश्योर्ड पर्सन को विद इन 12 मंथ्स जो है उसके लिए अपनी कोर्ट केस या इस तरीके का कोई भी केस फाइल कर देना चाहिए, वरना वो अपना अधिकार जो है अपने अधिकार से अधिकार अपना गंवा सकता है। राइट्स ऑफ इंश्योरर यानी इंश्योरर जो कंपनी है उसके राइट्स ये हैं कि जैसे ही वो इंडेमनीफाई करेगी इंश्योर्ड को तो वो उसकी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार रख सकती है और थर्ड पार्टी से अपना सारा जो सबरोगेशन का राइट है वो भी उसके पास है, साल्वेज का राइट भी उसके पास है। फ्रॉड, अगर क्लेम फ्रॉडुलेंट तरीके से किया गया है या क्लेम के पीछे कोई बैड इंटेंशन है इंश्योर्ड पर्सन की तो क्लेम कैंसिल हो सकता है या क्लेम से मना किया जा सकता है। रीइंस्टेटमेंट कंडीशन में ये होता है कि कंपनी चाहे तो आपकी एसेट को रिप्लेस कर सकती है, रिपेयर करके दे सकती है बजाय आपको प्रीमियम या पैसा देने के। एवरेज कंडीशन में एक एवरेज क्लॉज डाला जाता है। एक पॉलिसी है एवरेज पॉलिसी जिसके अंतर्गत एक एवरेज क्लॉज डाला जाता है जिसके अंतर्गत अगर आप अपनी एसेट की मार्केट वैल्यू के बराबर इंश्योरेंस नहीं कराते या उसका कुछ परसेंटेज कराते हैं तो आपको एक्चुअल लॉस का भी उतना परसेंट ही कवर होगा। फॉर एग्जांपल ये एक फॉर्मूला दे रखा है, हम देख सकते हैं एक एग्जांपल है। हमारी एसेट 75 लाख की थी, 75 लाख की थी, लेकिन हमने इंश्योरेंस सिर्फ 50 लाख का कराया तो हमारा एक्चुअल लॉस जब 30 लाख का आया तो हमें 30 लाख नहीं मिलेंगे, हमें प्रोपोर्शनेटली सिर्फ 20 लाख ही हाथ में आएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपनी 75 लाख की एसेट को सिर्फ 50 लाख का इंश्योरेंस करवाया। अगर हम सारी इस एसेट का इंश्योरेंस करवाते मतलब मार्केट वैल्यू का इंश्योरेंस करवाते तो हमें 30 लाख का लॉस कवर हो जाता, लेकिन अब हमें प्रोपोर्शनेटली ही मिलेगा। कंट्रीब्यूशन कंडीशन में ये होता है कि अगर हम एक पॉलिसी को एक से ज़्यादा पॉलिसी लेते हैं अपनी एसेट की तो हम उस पॉलिसी के एक पॉलिसी से ज़्यादा पॉलिसी के केस में डिफरेंट जो इंश्योरर हैं उनसे हम प्रोपोर्शनेट डिमांड कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल उससे ज़्यादा कभी भी हमें पैसा नहीं मिलने वाला। सबरोगेशन कंडीशन बता चुकी हूँ मैं आपको, प्रस्थापन नियम है जिसके अंतर्गत डैमेज को कवर करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योर्ड पर्सन के सारे राइट्स जो है वो आ जाते हैं और वो उसी तरीके से उन चीज़ों को डील कर सकता है जिस तरीके से इंश्योर्ड पर्सन कर रहा था। आर्बिट्रेशन कंडीशन क्या है कि मान लीजिए जब आपका क्लेम बनता है और अगर आपने क्लेम दिया है मतलब क्लेम अगर आप कर रहे हैं और उस क्लेम के दौरान अगर हमारा क्लेम हुआ है और उस क्लेम के दौरान हमें पूरा पैसा नहीं मिलने वाला या हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हमारी इंश्योरेंस कंपनी हमें उतना क्लेम नहीं देना चाह रही तो हम उसके लिए सीधा कोर्ट पे जाने की बजाय एक आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता की स्थिति में होंगे और एक आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की जाएगी। आर्बिट्रेटर वो पर्सन है जो दोनों पार्टीज़ के बीच में झगड़े को सुनता है और सॉल्व करवाने की कोशिश करता है।
ऐसा तब होगा जब क्लेम का पूरा मनी नहीं दिया जा रहा, यानी कि अगर आप क्लेम चाह रहे हैं 50 लाख का और लेकिन कंपनी आपको सिर्फ 30 लाख देना चाह रही है, तो इट इज़ अ कंडीशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। इन दैट केस एन आर्बिट्रेटर इज़ अपॉइंटेड बाय बोथ पार्टीज़। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कई बार आर्बिट्रेटर कौन होगा, इस बात पे भी विवाद हो सकता है दोनों पक्षकारों के बीच में। तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि 3 आर्बिट्रेटर नियुक्त किए जाएंगे। एक आर्बिट्रेटर होगा इंश्योर्ड की तरफ से, एक होगा इंश्योरर की तरफ से, और जो तीसरा पर्सन होगा आर्बिट्रेटर वो उन दोनों इंश्योरर की जो उन दोनों आर्बिट्रेटर के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी कि 3 आर्बिट्रेटर हैं, 2 हो गए दोनों पक्षकारों के, और तीसरा जो है वो दोनों आर्बिट्रेटर मिलकर एक तीसरा आर्बिट्रेटर नियुक्त करेंगे। तो इस तरीके से तीनों मिलकर मेजॉरिटी से उस विवाद का फैसला करेंगे। राइट, ये था अगर क्लेम का मनी का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर क्लेम बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है, यानी कि इंश्योरर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर रहा है, तो उस केस में कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर आर्बिट्रेशन का कोई सीन क्रिएट ही नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में ये होगा कि दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के साथ जब भी कम्युनिकेट करेंगी तो रिटन में करेंगी, कोई भी काम वर्बल नहीं होगा। मेंटेनेंस कंडीशन में ये है कि अगर कोई भी क्लेम इन बिटवीन द ईयर होता है तो उस केस में क्या होता है, जो बाकी का ईयर हमारा अभी जो जिसे आप कह सकते हैं ना कि अनएक्सपायर्ड जो पीरियड है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपना जो प्रीमियम है मेंटेन करना होता है, हमारी पॉलिसी मेंटेन करनी है। तो हमारा जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमारा क्लेम जब देता है, पैसा देता है, तो उसमें अनएक्सपायर्ड पीरियड का जो प्रीमियम है वो पहले ही काट लेता है, उसके बाद वो बाकी का पैसा हमें देता है। इसे बोलेंगे हम मेंटेनेंस कंडीशन। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से 2 तरीके की कंडीशन होती हैं, इम्प्लाइड और हमारी एक्सप्रेस कंडीशन, उन्हें हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ रिन्यूअल, कैंसलेशन एंड असाइनमेंट ऑफ फायर पॉलिसी। रीन्यूअल का मतलब ये है कि जब आपकी पॉलिसी, क्योंकि 1 साल की पॉलिसी है और जब 1 साल बीत जाता है तो हमें पॉलिसी रीन्यू करानी चाहिए, और अगर आप नहीं कराना चाहते तो वो पॉलिसी फिर वहीं ख़त्म समझी जाती है, और उसके बाद कोई भी लॉस होगा तो उसका आपको कोई कवरेज नहीं मिलेगा। और अगर आप पॉलिसी रीन्यू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको या तो एडवांस में या ड्यू डेट पर ही उस पॉलिसी को रीन्यू कराना चाहिए। प्रीमियम देने की डेट से ही पॉलिसी रीन्यू समझी जाएगी। प्रीमियम देने की डेट से ही पॉलिसी का रिस्क एज्यूम माना जाएगा, और इंश्योरर जो होगा वो आपके लिए रिस्क को कवर करेगा। इसीलिए रिन्यू के समय हमें बहुत ख़ास बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ड्यू डेट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, हमें उसी समय उसको या एडवांस में ही हमें रिन्यू करा लेना चाहिए। अब रह गई बात हमारी कैंसलेशन की, तो हम जब चाहें दोनों पार्टीज़ उस जो हमारी पॉलिसी है उसको कैंसिल कर सकते हैं। वो हम इस लास्ट टॉपिक में करवा भी चुके हैं कि किस तरीके से कैंसिल किया जाएगा। कैंसिल करने के बाद रिफ़ंड जो होगा प्रीमियम का वो इंश्योर्ड पर्सन को वापस कर दिया जाएगा, और उसके बाद उसका कोई भी दावा फिर इंश्योरर नहीं लेगा। असाइनमेंट की बात करते हैं कि असाइनमेंट का मतलब हम अपनी पॉलिसी किसी को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो अगर इंग्लिश लॉ की मैं बात करूं, इंग्लिश लॉ में हम अगर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हम किसी को असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक ज़रूरत है, कंसेंट की ज़रूरत है, और वो कंसेंट होगी इंश्योरर की कंसेंट के साथ ही हम असाइन कर सकते हैं। हम उसकी परमिशन के बगैर असाइन नहीं कर सकते। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। कोई भी इंश्योरेंस होल्डर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को किसी भी पर्सन को असाइन या ट्रांसफ़र कर सकता है ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत, और उसमें चाहे वो एंडोर्स करके करे या फिर उसका एक सेपरेट एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए, वो एक उसके पार्ट पर होता है। तो जिस डेट पर एंडोर्समेंट होगा उसी डेट से वो पॉलिसी असाइन समझी जाएगी, और जिस पर्सन को असाइन की जाएगी यानी जो असाइनी होगा, अब उसके बाद उसके राइट्स सारे जो हैं वो इंश्योर्ड पर्सन के सारे राइट्स असाइनी के माने जाएंगे। इंश्योर्ड पर्सन जो है वो उस कैटेगरी के बिल्कुल बाहर चला जाएगा, और असाइनी को अब सारे अधिकार मिल जाएंगे, वो अधिकार जो पहले इंश्योर्ड पर्सन के थे। ठीक है।
ये हो गया हमारा कैंसलेशन और असाइनमेंट वाला सीन। आई थिंक इसमें और बताने लायक कुछ है नहीं। तो इस तरीके से इस टॉपिक में आपने देखा कि क्या क्या हमारी कंडीशंस हैं और हम रीन्यू या कैंसलेशन का किस तरीके से काम कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।